एक ऐसा कातिल जो सिर्फ शौकिया मर्डर किया करता था, ऐसा इसलिए कि उसका नाम अमर हो जाए, लोगों के दिलो दिमाग पर उसकी दहशत और उसकी छाप हमेशा हमेशा के लिए छप जाए। यही नहीं, मर्डर करने के बाद वो पुलिस और मीडिया हाउसेस को बाकायदा लेटर लिखा करता था, फ़ोन कॉल किया करता था, पोएम्स, पजल्स, क्रिप्टिक मैसेज भेजा करता था। यहाँ तक कि उसने अपना खुद का एक नाम भी रख लिया था। नाम था BTK, मतलब बाइंड, टॉर्चर, किलिंग। ये एक वो प्रोसेस था जो वो अपने हर मर्डर में अप्लाई किया करता था। अपने विक्टिम्स को तड़पते हुए देखना उसको बहुत ही पसंद था। शायद उसको पुलिस का मजाक बनाना भी बहुत अच्छा लगता था। लेकिन इंग्लिश में एक कहावत है, यू गेट अ नेम विद द फेम एंड देयर आर प्राइसेस टू फेम। बस यही नाम कमाने की चाहत एक दिन इस BTK किलर को ले डूबती है। कैसे, ये आगे हम वीडियो में जानेंगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है शोएब और आप देख रहे हैं केस डिकोड विद शोएब। BTK के मर्डर्स और उसके विक्टिम की लिस्ट काफ़ी लंबी है। अगर एक एक का जिक्र करने बैठे तो शायद पूरी रात कम पड़ जाए, तो इसलिए हम लोग सिर्फ मेजर इंसिडेंट्स और मेजर विक्टिम्स और मर्डर्स के बारे में ही जिक्र करेंगे। मर्डर्स का ये सिलसिला शुरू होता है जनवरी 15, 1974, जहाँ कैंसस के विशिटा टाउन में ओटेरो फैमिली के 4 के 4 मेंबर्स को मार दिया गया था। मर्डर से पहले कातिल ने सबके हाथ पैर बांधे, सबके चेहरे पे प्लास्टिक के बैग पहनाए और उसके बाद दम घोट करके सबको मार दिया। फैमिली की फीमेल्स के साथ सेक्सुअली असॉल्ट भी किया गया, यहाँ तक कि एक कम उम्र की लड़की को बेसमेंट में ले जा करके सेक्सुअली असॉल्ट किया और उसके बाद प्लास्टिक की रोप से फंदा बना करके उसकी जान ले ली। इस मर्डर का पता भी पुलिस को करीब 2 हफ्ते के बाद जाके पता लगता है, जब ओटेरो फैमिली किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं देते और ना ही उनसे कोई कॉन्टैक्ट हो पाता है। हॉलीवुड और बॉलीवुड में इससे इंस्पायर होकर शायद बहुत सी मूवीज़ जो हैं वो बन चुकी हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बॉलीवुड की एक मूवी जिसका नाम एक विलन था, जिसमें रितेश देशमुख ने शायद BTK से इंस्पायर होकर के उसका रोल पोर्ट्रे किया था। इसी तरह एक के बाद एक मर्डर की स्प्री चल जाती है। कातिल बहुत ही होशियारी से अपने शिकार को चुनता था, किसी न किसी बहाने से उनके घर में घुसता था, कभी टेक्नीशियन बन के, कभी प्लम्बर बन के, कभी कुछ कभी कुछ। वो घर में घुसने से पहले बाकायदा फ़ोन लाइन्स जो हैं वो डिस्कनेक्ट कर दिया करता था, काट दिया करता था, और घर में घुसने के बाद वो गन पॉइंट पे सारे घर वालों को ले लिया करता था। फिर वो किसी एक घर वाले से बाकी सबके हाथ पैर बंधाया करता था। वो कभी चाकू से, कभी रस्सी से, कभी प्लास्टिक के बैग से और कभी कभी तो विक्टिम्स के कपड़ों से, जैसे कि बेल्ट एक्सेट्रा से तड़पा तड़पा के मारा करता था। मरने के बाद वो यादगार के तौर पे अपने विक्टिम्स के फ़ोटोज़, वीडियोस या उनके इनर गारमेंट्स भी अपने पास रख लिया करता था। कभी किसी का ड्राइविंग लाइसेंस, कभी किसी की नंबर प्लेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपने सबसे पहले मर्डर के बाद BTK ने पुलिस को एक लेटर लिखा, क्योंकि पुलिस ओटेरो फैमिली के मर्डर के सिलसिले में कई सस्पेक्ट्स को ढूंढ रही थी। न्यूज़ में, लोकल न्यूज़ में और मीडिया में ये न्यूज़ फ्लैश हो रही थी कि शायद कातिल पकड़ लिया गया है। इसी बात को बताने के लिए BTK पुलिस को एक लेटर लिखता है, जिसमें बताता है कि विशिटा पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर एक इंजीनियरिंग के बुक में उसने जो है कत्ल से रिलेटेड सारी डिटेल्स रख रखी है। ये बात है अक्टूबर 1974 की, क्योंकि पुलिस को ये पता चल गया था कि मर्डर से रिलेटेड डिटेल्स उसने उस किताब के अंदर रख के छोड़ी थी, ये कोई और नहीं बता सकता। तो हो ना हो, ओटेरो फैमिली का जो असली कातिल है वो यही है। उसके बाद दिसंबर 9, 1977 वो पुलिस को एक फ़ोन कॉल करता है, एक पब्लिक फ़ोन बूथ से। ये पहली बार था जब BTK ने पुलिस को कॉल किया था और एक मर्डर की जिम्मेदारी ली थी। उसके बाद फरवरी 10, 1978 BTK कैंसस के एक न्यूज़ चैनल जिसका नाम KAKE था, उसको एक लेटर लिखता है और ख़ुद से किए गए 7 मर्डर्स की जिम्मेदारी लेता है। थोड़े दिनों के बाद वो फिर एक लेटर लिखता है और अब की बार वो पूछता है कि उसको और कितने मर्डर करने पड़ेंगे जिससे उसका नाम न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आए और उसको नेशन वाइड अटेंशन मिलनी शुरू हो जाए। उस लेटर में वो एक बाकायदा पोएम लिखता है। पोएम का नाम था ओ डेथ टू नैन्सी। वो पुलिस से एक हिडन मैसेज की डिमांड भी करता है। पुलिस ये जानते हुए कि कातिल न्यूज़ चैनल को फॉलो कर रहा है, रात के एक एपिसोड के अंदर एक सबलिमिनल मैसेज चलवाती है। सबलिमिनल मैसेज इसलिए जिससे कि पब्लिक में पैनिक ना फैले, और मैसेज होता है नाउ कॉल द चीफ। साथ ही वो एक उल्टे चश्मे की ड्राइंग भी कुछ सेकंड्स के लिए प्ले करवाती है। ये ड्राइंग उल्टे चश्मे की एक सबूत होता है उसके पुराने विक्टिम से। पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद ये देखने के बाद कातिल डर जाएगा और शायद सरेंडर कर देगा। आखिरी मर्डर जनवरी 1991 को होता है और उसके कई सालों बाद तक कोई वारदात नहीं होती। 2004 तक आते आते कोई ख़ास प्रोग्रेस ना होने की वजह से पुलिस इस BTK किलर के केस को कोल्ड केस की कैटेगरी में डाल देती है, यानी कि ठंडे बस्ते में डाल देती है। तभी एक ऑथर BTK के ऊपर एक किताब लिखनी शुरू कर देती है
उसके कंटेंट को थोड़ा बहुत अटेंशन जो है वो मीडिया हाउस में मिलना शुरू होता है। अपने आप को फेमस होता देख बीटीके किलर आसपास के लोगों से इस किताब के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है। उसे जानकर बड़ी हैरानी होती है कि लोग धीरे धीरे उस किलर को भूलने लगे हैं, खासतौर पे यंग जनरेशन। शायद इसी बात से परेशान होकर और अपनी लेगेसी ख़त्म होती हुई देख करके वो एक के बाद एक 11 लेटर्स, मैसेजेस, सबूत पुलिस को और मीडिया हाउस को भेजना शुरू कर देता है। किसी में सच्ची तो किसी में झूठी कहानी, किसी में सही तो किसी में गलत सबूत लगा के पैक कर करके वो पुलिस और मीडिया हाउसेस को भेजने लगा। ऐसे ही एक सबूत भेजते हुए उसकी एक रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। हालांकि पुलिस को सिर्फ एक ब्लैक कलर की शिरोगी जीप दिखती है और सिर्फ एक हाथ सबूत रखते हुए दिखता है। इन्हीं में से एक लेटर में बीटीके किलर पुलिस से पूछता है कि लेटर लिखने की बजाय अगर वो एक फ्लॉपी डिस्क पुलिस को भेजा करे तो क्या वो पकड़ा जाएगा। पुलिस उसके रिस्पॉन्स में बताती है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे कोई भी पकड़ा जा सके, क्योंकि पुलिस ये बात जानती थी कि बीटीके किलर इतने मर्डर करने के बाद और इतने साल तक बचे रहने के बाद कोई ऐसी गलती नहीं करेगा जो कि वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह छोड़ दे और पकड़ा जाए। और ये बहुत हद तक सच था। तभी February 16, 2005 फॉक्स स्टूडियो को एक पर्पल कलर की 1.44 मेगाबाइट की एक फ्लॉपी डिस्क रिसीव होती है। साथ ही कुछ लेटर्स और 2-4 आइटम्स भी होते हैं। पुलिस फ़ौरन उस फ्लॉपी डिस्क को अपने कब्जे में ले लेती है। उस फ्लॉपी डिस्क में एक मैसेज के सिवाय कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी पुलिस उस पर और रिसर्च करती है। रिसर्च करने के दौरान उनको दिखाई देता है कि उस फ्लॉपी डिस्क पे कुछ MS वर्ड की फाइल्स जो हैं वो डिलीट कर दी गई थी। पुलिस उसके मेटा डेटा में जाती है और फाइल को रिकवर करने की कोशिश करती है। रिकवरी के प्रोसेस में उनको कुछ लेटर्स उस पर दिखाई देते हैं। वो लेटर्स होते हैं क्राइस्ट ल्यूथरन चर्च। जिस आदमी ने लास्ट मॉडिफाई किया था फाइल्स को, उसका नाम पुलिस को मिलता है। नाम होता है डेनिस रैडर। चर्च का नाम मिलने के बाद पुलिस उस चर्च तक जाती है और डेनिस नाम के आदमी के बारे में पूछताछ करती है। पूछताछ करने में पता लगता है कि डेनिस उस चर्च काउंसिल का प्रेसिडेंट है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम डेनिस के घर जाने की तैयारी करती है। घर पहुंचते ही उनको उसके घर के बाहर एक ब्लैक कलर की शिरोगी जीप खड़ी हुई दिखाई देती है। पुलिस फ़ौरन वहाँ से वापस आ जाती है। हालांकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, लेकिन पुलिस फिर भी एक डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग एविडेंस के लिए इंतज़ार करती है। थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करने पे पुलिस को पता लगता है कि डेनिस का खुद का एक परिवार भी है। उसके 2 बच्चे हैं जो कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं और ऑलमोस्ट अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने वाले हैं। डेनिस वैसे तो एक कॉलेज ड्रॉप आउट था और कुछ टाइम के लिए उसने आर्मी में भी सर्व करा था, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ता हुआ देख शायद उसने थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन ली थी और ख़ुद भी एक इंजीनियरिंग की डिग्री होल्डर था। अब पुलिस डेनिस की बेटी के कॉलेज में कॉन्टैक्ट करती है, क्योंकि कॉलेज बच्चों के हेल्थ चेक के लिए रेगुलर टेस्ट कराया करते थे। वो वहाँ से उसकी बेटी का ब्लड सैंपल लेती है और उसको DNA के टेस्टिंग के लिए भेज देती है। DNA टेस्ट की रिपोर्ट जब सामने आती है तो पुलिस ये देख के हैरान रह जाती है कि बेटी के किलर कोई और नहीं बल्कि डेनिस रैडर ही है। February 25, 2005 पुलिस और FBI की टीम डेनिस रैडर को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसके घर की तलाशी ली जाती है, जहाँ से उनको गैराज से वो सारे सबूत मिलते हैं जो डेनिस ने अपने विक्टिम्स के रख रखे थे। किसी के फ़ोटो, किसी के वीडियो, किसी के अंडरगारमेंट्स। ट्रायल चलता है और डेनिस को हर मर्डर के लिए गिल्टी करार दिया जाता है। अगस्त 18 उसको सज़ा सुनाई जाती है, जो कि 175 साल यानी कि करीब करीब 10 उम्र कैद की सज़ा मिलती है, वो भी नॉन पैरोल। चूँकि कैंसस में डेथ पेनल्टी ख़त्म हो चुकी थी। हालांकि दूसरी स्टेट्स के अंदर जो है वो डेथ पेनल्टी थी और पुलिस कोशिश करती है कि बाकी की स्टेट्स में हुए मर्डर को इससे शायद लिंक कर दिया जाए, लेकिन उन्हें कोई ख़ास कामयाबी इस चीज़ के अंदर नहीं मिलती। जिस दिन डेनिस को सज़ा सुनाई जाती है उस दिन डेनिस 30 मिनट लंबा एक भाषण भी देता है अपने फॉलोअर्स के लिए। हालांकि वो विक्टिम की फैमिली से माफ़ी भी मांगता है। डेनिस फिलहाल एल डोराडो करेक्शनल फैसिलिटीज़ के अंदर एक कन्फाइंड सेल में बंद है। ऐसा इसलिए कि पुलिस को डर है कि कोई और इनमेट डेनिस को ना मार दे। उसे हफ्ते में रोज़ 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए और 3 बार नहाने, टेलीविज़न और रेडियो सुनने के लिए प्रिविलेज दी गई है, उसके एक अच्छे बिहेवियर की वजह से। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक साइकोपैथ किलर हम लोगों के बीच बिल्कुल एक आम आदमियों की तरह रह सकता है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि अपने और अपनों का बहुत हद तक ख्याल रखें और अपने आसपास की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहा करें। ध्यान दें इस चीज़ पे कि कौन कैसे और क्या कर रहा है। तो ये थी हमारी सीरियल किलर के ऊपर आज की वीडियो। आई होप आपको हमारा एक कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एक लाइक दें
और अगर आप ऐसे ही कंटेंट पे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। मैं आपसे अपने अगले केस की वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आदाब।